नमस्कार दोस्तों। रिजल्ट सीजन चल रहा है। रिजल्ट आए लोरस लैब्स के आज। रिजल्ट्स की अगर आप बात करो तो बहुत ही मतलब रिजल्ट्स के पर्सपेक्टिव से देखेंगे अपन देखेंगे कि एक इन्वेस्टर जो क्वार्टरली रिजल्ट ट्रैक कर रहा है, कंपनी की प्रोफाइल नहीं देख रहा है, उसके लिए बहुत ख़राब रिजल्ट्स है। बहुत ही मतलब इससे ख़राब कुछ नहीं हो सकता, ऐसा आप ये मान के चलो कि इससे ख़राब क्या होगा। आदमी मतलब कोमा में है, कंपनी ये रिजल्ट्स के बाद में मैं ये मान के चलता हूँ कि आईसीयू में है अभी लोरस लैब। आगे चलने से पहले एक बार इसके इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन को देखेंगे, रिजल्ट्स को थोड़ा सा देखेंगे और उसके बाद में अपन बाकी की बातें करेंगे। आगे चलने से पहले आप छोटा सा एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि कोई भी बाई या सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। ये वीडियो हम केवल प्योरली एजुकेशनल पर्पज़ के लिए क्रिएट कर रहे हैं। आप भी सीखिए, हम भी सीखते हैं। के सबसे पहले अपन प्रॉफिटेबिलिटी की ही बात करते हैं, चलते हैं जो क्या 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 इनके फाइनेंशियल्स के ऊपर। 9 मंथ्स FY24 की अगर अपन बात करें तो रेवेन्यू इनका डाउन है 23% से, और रेवेन्यू डाउन 23% और नेट प्रॉफिट डाउन 88%, मतलब लगभग 90% का प्रॉफिट डाउन हो गया। तो इन्वेस्टर्स जो है उनकी तो लग गई, ऐसे मान के चलो आप। अभी ईपीएस, अगर अपन ईपीएस की बात करें तो 87% डाउन है। अब रेवेन्यू को अपन थोड़ा सा है ना सेगमेंट में डिवाइड करके देखते हैं। ऐसे तो इन्होंने कमेंट्स डाल रखे हैं कि क्या क्या रीज़न है रेवेन्यू डाउन होने के, और क्या एबिटा डाउन क्यों हुआ है, नेट प्रॉफिट डाउन क्यों हुआ, सबके रीजंस दे रखे हैं। बट अपन सीधा चलते हैं क्योंकि सेगमेंट वाइज देखना थोड़ा सा ज़्यादा इजी होता है, उसको अंडरस्टैंड करना थोड़ा आसान होता है। अगर अपन बात करें थोड़ा सा सेगमेंट से पहले, क्वार्टरली वो 9 मंथ के थे। अगर अपन क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपेयर करें तो रेवेन्यू 2% डाउन है, YOY 23% डाउन है, एबिटा YOY 55% डाउन है, एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर 3% डाउन है। नेट प्रॉफिट अगेन 89% YOY डाउन है, और 38% क्वार्टर ऑन क्वार्टर डाउन है। तो रिजल्ट्स की अगर अपन बात करें तो फाइनेंशियल्स किसी भी एंगल से ठीक नहीं है अभी के लिए। 9 मंथ बिजनेस परफॉर्मेंस की जो इनका फॉर्मुलेशन डिवीज़न है उसमें 32% का ग्रोथ हुआ है। एपीआई में -5%, मतलब 5% का डी ग्रोथ हुआ है। जो इनका मेजर चैलेंज है अभी के लिए वो है सीडीएमओ सिंथेसिस बिजनेस, जिसमें इनको 65% का डाउन देखने को मिला है रेवेन्यूज़ के अंदर। बायो बिजनेस की अगर अपन बात करें तो अगेन 66% अप है। अभी ओवरऑल अगर अपन बात करें तो सब मिला के 23% डाउन हो गया, जो भी इनका वेटेज है। सबसे ज़्यादा वेट इनका एपीआई सेगमेंट का है, 50% रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन एपीआई से ही आता है, और सीडीएमओ सिंथेसिस से 19% रेवेन्यू आता है। तो 19% जो सेगमेंट है वो 65% से डाउन हो गया। तो पहले ऑब्वियसली ज़्यादा था, डाउन होने के बाद में 19% आ गया। बायो बिजनेस 66% का ग्रोथ दे रहा है, बट उसका जो कंट्रीब्यूशन है इनके टोटल रेवेन्यू में वो जस्ट 4% का है। फॉर्मुलेशन डिवीज़न का भी 27% का कंट्रीब्यूशन है। अभी एक एक सेगमेंट को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। फॉर्मुलेशन डिवीज़न की अगर अपन बात करें, जो इनका 32% इंक्रीज हुआ है, वो मेनली जो इंक्रीज है वो स्टेबलाइजेशन ऑफ एआरवी बिजनेस, एआरवी जो बिजनेस है इनका उसमें स्टेबलाइजेशन की वजह से आया है। एपीआई में डिक्लाइन हुआ है -5% का, लेकिन एआरवी और एपीआई में स्ट्रॉन्ग डिलीवरी है, स्पेसिफिकली ऑन्कोलॉजी सेगमेंट में जो कैंसर ड्रग्स होती है उनमें 38% का ग्रोथ है। और पार्टली ऑफसेट बाय नेगेटिव रेवेन्यू फ्रॉम अदर एपीआई 23%। तो ऑन्कोलॉजी का जो 38% का ग्रोथ आया एपीआई में स्पेसिफिकली, वो अदर जो रेवेन्यू आया नेगेटिव होके, 23% नेगेटिव है एपीआई में अदर रेवेन्यू में, तो वो ऑफसेट हो गया और नेगेटिव होके वो -5% में चला गया। सीडीएमओ सिंथेसिस की अगर अपन बात करें तो जो 65% जो इनका डी ग्रोथ हुआ है वो मेनली एक पीओ की वजह से हुआ है, जो परचेज ऑर्डर था इनका। आगे चल के अपन इसको थोड़ा सा देखेंगे, इसमें स्लाइड में इन्होंने दे रखा है। सीडीएमओ का अलग से देखेंगे क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स अपने को अभी के लिए दिख रही है रेवेन्यू को अगर अपन बात करें तो।
बायो का देखें तो बायो में तो अच्छा ग्रोथ हो रखा है और बायो कैटलिस्ट भी है अभी के लिए। स्मॉल मॉलिक्यूल प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं इनके और रैपिड ग्रोथ आगे भी आएगी इस सेगमेंट में बायो में, तो बायो में कोई प्रॉब्लम नहीं है। फॉर्मुलेशन डिवीज़न को अगर अपन देखें तो रिकवरी ऑनगोइंग है, यूटिलाइजेशन थोड़ा सा बढ़ा है। अब जैसे जैसे क्या होता है कि फैक्ट्री में यूटिलाइजेशन इंक्रीज होता है, एबिटा जो उनके मार्जिन्स होते हैं, क्योंकि वो ब्रेक इवन से जितना आगे जाता जाएगा, रेवेन्यू जितना ज़्यादा आता जाएगा उतना अच्छा मार्जिन आएगा और उतनी अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी आएगी। जैसा मैं हमेशा बोलता हूँ, जो ऑपरेटिंग लीवरेज है वो दो धारी तलवार है। जब आप नीचे आते हो, जब आप ब्रेक इवन के पास आते हो, तो आपके एक्सपेंसेज पूरे कवर नहीं होते और आपकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो रेवेन्यू से ज़्यादा स्पीड से डिक्लाइन होती है। सेम वे जब आप ऊपर जाते हो, ब्रेक इवन से जितना दूर जाते जाते हो, प्रॉफिटेबिलिटी उसी प्रोपोर्शन में इंक्रीज भी होती है। चलते हैं सीडीएमओ सिंथेसिस पे। अगेन जैसे मैंने लास्ट में पिछले क्वार्टर के रिजल्ट्स आए थे तब भी एक वीडियो बनाया था, उसमें सीडीएमओ सिंथेसिस की हमने बात की थी। सीडीएमओ सिंथेसिस में जो इनको प्रॉब्लम आ रही है, जो 60 से 70% जो इनको रेवेन्यू डिक्लाइन हो रहा है, वो एक मेनली एक पीओ की वजह से हो रहे हैं। जो फोर्थ क्वार्टर FY22 से लेकर के, जैसे आप देख सकते हैं, थर्ड क्वार्टर FY23 तक जिसका इम्पैक्ट था वो एक पीओ मतलब एक परचेज ऑर्डर इनका लगभग 2000 करोड़ का था। तो वो 2000 करोड़ का कंट्रीब्यूशन केवल उस पीओ की वजह से था, बट इन्वेस्टर्स को उससे कोई लेना देना नहीं है। अभी अगर वैल्यूएशन उस पीओ के बेसिस पे मिल रहा है कंपनी को, तो फिर ग्रोथ भी उस हिसाब से आनी चाहिए। बायो की बात करें, बायो सेगमेंट में डिमांड बहुत अच्छी है, स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है और ये इनके नंबर्स में भी रिफ्लेक्ट हो रहा है। लेकिन बायो सेगमेंट अभी के लिए इनके इनके मतलब जो ओवरऑल रेवेन्यू है इनका, उसके बहुत कम कंट्रीब्यूट करता है। तो ज़्यादा ये नहीं कर पा रहा, ये उसमें कंट्रीब्यूशन नहीं दे पा रहा, तो कोई इम्पेक्ट नहीं आ रहा प्रॉफिटेबिलिटी पे। ऑप्टिमाइजेशन की थोड़ी सी बात करते हैं। ऑप्टिमाइजेशन फॉर फाइनेंशियल ईयर 22 टू 24 कैपेक्स अंडरवे, जो इनका 2500 करोड़ का कैपेक्स चल रहा है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, उसकी वजह से ना इनके जो असेट टर्नओवर है उसमें थोड़ा सा इम्पेक्ट आया है। अभी इनका असेट टर्नओवर है 0.9x, जो एवरेज हुआ करता था 1.1x के समथिंग पे। तो अगर जैसे इन्होंने कोई नई असेट क्रिएट की, नया प्लांट शुरू किया, तो वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में पहले आ जाता है और उसकी प्रॉफिटेबिलिटी का इम्पैक्ट जो आता है किसी भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को, प्रॉफिटेबिलिटी वो एडिशन करके देता है नेक्स्ट आने वाले साल में या उसके अगले साल में, 2 साल 3 साल उसको वैसे लग जाते हैं। तो प्रॉफिटेबिलिटी आने में टाइम लगता है। यूटिलाइजेशन जैसे जैसे बढ़ेगा उस प्लांट का, वैसे वैसे कंपनी के बुक्स में प्रॉफिटेबिलिटी आएगी और वो रिफ्लेक्ट होना शुरू होगी, तब जा कर के जो असेट टर्नओवर है वो अपन बोल सकते हैं कि बढ़ेगा। स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट्स की बात करते हैं तो पेपर पे तो ये जो अभी स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट्स हैं इनके, ये बहुत अच्छे कर रहे हैं। लोरस बायो की तो अगर अपन बात करें तो अपन नंबर्स में भी देख सकते हैं, सेगमेंट में भी इनकी बहुत अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी आ रही है। सितंबर 23 में अगर अपन बात करें तो लोरस बायो में इन्होंने स्टेक जो था लोरस लैब्स का, उसको बढ़ा करके 88% कर दिया है। इम्यूनो एक्ट जो है, जो नेक्स्ट CAR-19 है, वो टेक्नोलॉजी जो सेल थेरेपी कैंसर ट्रीटमेंट के लिए उन्होंने इंडिया में लॉन्च कर दी है। फिर सेकंड और थर्ड के इंटरिम रिजल्ट आना अभी बाकी है, लेकिन फिर भी इसकी सेफ्टी बहुत अच्छी बताई जा रही है। तो ये मतलब कैंसर ट्रीटमेंट में अगर अच्छा करती है तो कंपनी के लिए ये एक पॉजिटिव होगा। IIT कानपुर के साथ मिलकर के इन्होंने जो जीन थेरेपी में काम शुरू किया है, उसमें भी GLP लैब कंस्ट्रक्शन फॉर वेक्टर जीन प्रोडक्ट शुरू हो गया है दिसंबर 23 के अंदर। तो जैसा कि दोस्तों हमने देखा प्रेजेंटेशन में, जो इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन लोरस लैब्स ने आज अपडेट किया, 90% का लॉस हुआ कंपनी को। 4 डिविजन्स है जिनमें सबसे जो प्रॉब्लमेटिक डिवीज़न है वो है CDMO सिंथेसिस में क्यों प्रॉब्लम आ रहा है ये भी हमने देखा। CDMO सिंथेसिस में कोविड के टाइम पे एक इनके पास लार्ज PO ऑर्डर था, परचेज ऑर्डर था। उस टाइम पे इन्होंने कुछ CDMO में काम किया था इनोवेटर कंपनीज़ के लिए, और क्योंकि वो बहुत बड़ा था, एक रेवेन्यू के साइज़ में कंपनी का 2000 करोड़ का वो एक अकेला एक सिंगल PO था, तो उसकी वजह से इनके मार्जिन्स भी हाई थे उस टाइम पे। और
कंपनी का जो असेट यूटिलाइजेशन है वो भी हाई था। और जब अब क्योंकि वो सारी चीज़ें नॉर्मलाइज हो गई है, प्लस इनका 2500 करोड़ का जो कैपेक्स है वो भी अंडरवे है, मतलब वर्क इन प्रोग्रेस है, कुछ काम में आ गया, पूरा तरह से यूटिलाइज नहीं हो पा रहा। तो अभी तरह से मतलब अपन ये मान के चल सकते हैं कि कंपनी के साथ जितनी भी सारी बुरी चीज़ें होनी है ना, वो अभी हो रही है इसी टाइम पे। 2500 करोड़ का कैपेक्स इन्होंने किया, कैपेक्स किया तो आधी असेट मान लो क्रिएट हो गई, और जो मान लो 1000 करोड़ की असेट क्रिएट हो गई, और 1000 करोड़ की असेट पे अगर कंपनी 50% यूटिलाइजेशन करती है तो इनका मार्जिन आप ये मान के चलो कि एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए यूटिलाइजेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फैक्ट्री यूटिलाइजेशन जितना ज़्यादा होगा, ब्रेक इवन के ऊपर वो जितना ज़्यादा रेवेन्यू करेगा, उतनी ज़्यादा अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी आएगी, उतने ज़्यादा अच्छे मार्जिन्स आएंगे। तो एक तो प्रॉब्लम ये आ रही है कंपनी के अंदर कि जो कैपेक्स इन्होंने किया है वो फुली यूटिलाइजेशन में नहीं है, और जो इनकी ऑलरेडी असेट्स थी वो भी फुली यूटिलाइजेशन में नहीं है। प्लस इनको जो हाई मार्जिन जो बिज़नेस था, हाई मार्जिन जो बिज़नेस है CDMO सिंथेसिस, उसकी लगी पड़ी है। तो ये सारी चीज़ें एक साथ हो रही है। API सेगमेंट में भी अगर आप देखोगे ना, थोड़ा सा API सेगमेंट को थोड़ा सा एक्सप्लोर करके, तो API सेगमेंट में क्या हो रखा है कि नेगेटिव कुछ परसेंट, 5-4-5% का रेवेन्यू नेगेटिव है। लेकिन जो ऑन्कोलॉजी है उसमें ग्रोथ है, ऑन्को सेगमेंट में API में। लेकिन ऑन्को के अलावा जो अदर सेगमेंट है उसमें डी ग्रोथ है। तो दोनों का कंबाइन होकर के वो नेगेटिव में आ गया। एक ये चीज़ हो गई। फॉर्मुलेशन में इनको फिर भी ग्रोथ आ रहा है रेवेन्यू में एंड प्रॉफिटेबिलिटी में, सब में। तो ये सारी चीज़ें देखने वाली है। जो कंपनी को समझता है इन्वेस्टर, मेरे हिसाब से जो कंपनी को समझता है, जो कंपनी के एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटीज़ को समझता है, और उसको मेरे ख्याल से इन्वेस्टेड रहना चाहिए और देखना चाहिए आगे मैनेजमेंट की क्या गाइडलाइन होती है, नेक्स्ट क्वार्टर में कंपनी कैसे परफॉर्म करती है, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट रहेंगे इसके नेक्स्ट शेयर प्राइस जो मूवमेंट होगा। क्योंकि ऐसा एक्सपेक्टेड है कि नेक्स्ट क्वार्टर से इसका यूटिलाइजेशन बढ़ना चाहिए, और जो इनके जो CDMO सिंथेसिस का इम्पैक्ट है वो भी नेक्स्ट क्वार्टर से आई थिंक ख़त्म हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वार्टर से इनका थोड़ा सा यूटिलाइजेशन भी बढ़ेगा तो मार्जिन भी बढ़ेंगे, तो हो सकता है नेक्स्ट क्वार्टर से थोड़ा सा इन पे पॉजिटिव इम्पैक्ट आना शुरू हो। तो नेक्स्ट क्वार्टर ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा एक इस पर्सपेक्टिव से कि कैसा कंपनी आगे जाके करेगी। अगर वो नेक्स्ट क्वार्टर में एग्जीक्यूट कर पाते हैं तो शेयर प्राइस आई थिंक पॉजिटिवली रिएक्ट करेगा, और अगर नहीं कर पाते हैं तो बहुत बुरी तरह से नेगेटिवली इम्पैक्ट करेगा। अभी के लिए मुझे नहीं पता इस क्वार्टर, क्योंकि ज़्यादातर इन्वेस्टर्स को ये एक्सपेक्टेड था कि ये क्वार्टर तो ख़राब आएगा ही आएगा, जो थर्ड क्वार्टर है वो तो ख़राब आएगा ही आएगा ज़्यादातर। मतलब 99% सॉरी 99 तो क्या ही है, 80-90% जो इन्वेस्टर्स है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स, उनको ये एक्सपेक्टेड था कि ये क्वार्टर ख़राब आना है। तो नेक्स्ट क्वार्टर से देखेंगे कि कैसा क्या रिजल्ट्स रहते हैं, प्लस इनकी जो कौन कॉल है उसको एक बार रीड आउट करके, एक बार देख करके फिर अपन कुछ डिसीजन लेंगे। आपको कोई भी डिसीजन लेना है बाय सेल का, आप अपने फाइनेंशियल कंसल्टेंट से बात करके, आप देख करके उसको ये डिसीजन लीजिए। आज के लिए इतना ही रखते हैं, ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं इसको। थैंक यू ऑल, बाय।